दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B क्या है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इनमें से कौन सी रिटर्न ऐसी हैं जो कि ऑटो पॉपुलेट हैं और कौन सी रिटर्न ऐसी हैं जो कि हमें फाइल करनी है। जो रिटर्न हमें फाइल करनी है वो हम क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे या फिर मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, और जो रिटर्न हमको फाइल करनी है उन रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहेंगी, और ड्यू डेट के बाद यदि हम उन रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लेट फीस और क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ये सब कुछ सीखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 के बारे में। दोस्तों, जीएसटी में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और उनको जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तो जानेंगे कि जीएसटीआर 1 रिटर्न में हमको क्या जानकारी देनी होती है और इससे रिलेटेड सब कुछ समझेंगे। इसके लिए दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके कि जीएसटीआर 1 क्या होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर जीएसटीआर 1 रिटर्न में जाता हूँ, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ 1 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 का पीरियड। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर दोस्तों जीएसटीआर 1 मेरे सामने आ गई। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जो भी एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज के आधार पर जीएसटीआर 1 रिटर्न अपने आप तैयार होता है, अपने आप प्रिपेयर होता है। हमको ये तैयार नहीं करना होता है। यानी हम जो एंट्री करते हैं उन एंट्री में कौन सी एंट्री हमारी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है वो अपने आप जीएसटीआर 1 में आ जाती हैं और यहाँ पर अपने आप जीएसटीआर 1 प्रिपेयर हो जाता है। अब इसी की मदद से हम समझेंगे जीएसटीआर 1 को। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि जीएसटीआर 1 में हमें क्या जानकारी देनी होती है। दोस्तों, हम चाहें ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, यदि हमारी ये लायबिलिटी है कि हमको जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है, तो दोस्तों जीएसटीआर 1 रिटर्न में हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है। आउटवर्ड सप्लाईज यानी हम जो भी सेल करते हैं उसकी जानकारी हमको जीएसटीआर 1 में देनी होती है। अब हम किसी को भी सेल करें, किसी को भी से मतलब क्या है, चाहे हम रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, ठीक है ना, तो ये B2B सेल कहलाती है। तो चाहे हम रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें या फिर हम कंज्यूमर को सेल करें। कंज्यूमर मींस हमने जिसको सेल किया वो उस माल को आगे सेल नहीं करेगा, वो उसको यूज करेगा और खत्म कर देगा। तो ये जो श्रेणी है वो कंज्यूमर की आती है। तो चाहे हम रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, चाहे हम कंज्यूमर को सेल करें, और चाहे हम अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करें। अनरजिस्टर्ड मतलब छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कि हमसे माल परचेज करेंगे लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमसे माल ले जाएंगे और उसको आगे भी सेल करेंगे, तो वो हो जाते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम चाहे रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, चाहे कंज्यूमर को सेल करें, चाहे अनरजिस्टर्ड को सेल करें, हमको उसकी जानकारी जीएसटीआर 1 में ही देनी है। और चाहे अपनी स्टेट में सेल करें, चाहे अपनी स्टेट से बाहर के किसी कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड या फिर रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करें, उसकी जानकारी भी हमको दोस्तों जीएसटीआर 1 में ही देनी है। यानी हम किसी को भी सेल करें उसकी जानकारी हमको जीएसटीआर 1 में देनी है, और हम कुछ भी सेल करें उसकी जानकारी भी हमको जीएसटीआर 1 में देनी है। कुछ भी से मतलब क्या है कि चाहे हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जो कि एग्जम्प्ट है, या हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराएं जो कि एग्जम्प्ट है यानी जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो उसकी जानकारी भी हमको जीएसटीआर 1 में ही देनी है। और यदि हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, टैक्सेबल सेल करते हैं, मान लीजिए टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं जैसे कि मोबाइल हैंडसेट है, उस पर 18% है टैक्स है। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ जीएसटी टैक्स है, चाहे 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18% या 28%, है ना। तो इस तरह के प्रोडक्ट या फिर हम सर्विस देते हैं, सेल करते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट जो भी हम सेल करेंगे जो कि टैक्सेबल हैं, तो उसकी जानकारी भी दोस्तों हमको जीएसटीआर 1 में ही देनी है। तो मतलब क्या हुआ, हम किसी भी तरह की सेल करें, चाहे एग्जम्प्ट सेल करें, चाहे नील रेटेड सेल करें, और चाहे हम टैक्सेबल सेल करें, हमको इसकी जानकारी जीएसटीआर 1 में ही देनी है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो सेल की तो हमने सेल्स का इनवॉइस भी दिया,
अब उस इनवॉइस से रिलेटेड हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं तो उसकी जानकारी भी हमको जीएसटीआर 1 में ही देनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 1 में हमको क्या जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर बताते हैं कि ये जो जानकारी हम देते हैं वो हमको टेबल वाइज देनी होती है। जब हम जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी टेबल होती हैं और उनमें जो भी हमने सेल करी है उनको डिवाइड करना होता है अलग अलग टेबल में, यानी कौन सी टेबल में हमने कौन सी सेल की। टोटल सेल तो जो की वो तो जानकारी हमको उसमें देनी, किसको की और कौन सी की वो सब जानकारी देनी, लेकिन अलग अलग देनी होती है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए हमने जो सेल की थी वो सेल यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो अलग अलग डिवाइड हो गई है। टोटल सेल कितनी है? 2,02,500 रुपए टैक्सेबल वैल्यू, यानी 2,02,500 रुपए का मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सेल किया है ना, और उस पर 11,815 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी के हेड में और 11,815 रुपए 50 पैसे एसजीएसटी के हेड में अमाउंट आ रहा है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी है। क्योंकि जब हम सेल करते हैं और सेल करते समय जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं या सर्विस देते हैं तो उस पर जो भी जीएसटी टैक्स है वो हम ग्राहक से कलेक्ट करते हैं और ग्राहक से जीएसटी के नाम पर हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमको उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो टैक्सेबल अमाउंट 2,02,500 रुपये आ रहा है। हमारी जो फर्म है वो ट्रेडर्स फर्म है ना, तो 2,02,500 रुपए का जो हमने प्रोडक्ट सेल किया उसकी वैल्यू आ गई और इस 2,02,500 रुपए पर हमने 11,815 रुपए सीजीएसटी के कलेक्ट किए और 11,815.50 पैसे हमने एसजीएसटी के कलेक्ट किए, है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो जानकारी है वो हमको अलग अलग किस तरह से देनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों टेबल होती है B2B इनवॉइसेस। इसमें जो भी हमने रजिस्टर्ड पार्टी को सेल की है वो हमको इस टेबल में जानकारी देनी होती है और इस जानकारी को जो हम देते हैं तो वहाँ पर हमको इनवॉइस वाइज जीएसटी वाइज जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद है अगली टेबल B2C लार्ज इनवॉइस, है ना। अब ये टेबल है, इसमें हमारी कौन सी एंट्री जाएगी वो समझ लेते हैं। दोस्तों हम जो भी सेल कर रहे हैं और अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर को ऐसा इनवॉइस देते हैं, एक इनवॉइस जिसकी वैल्यू 2,50,000 या उससे ज्यादा है, तो वो हमारी जानकारी जाएगी B2C लार्ज इनवॉइसेस की टेबल में, ठीक है ना। इसके अलावा है B2C स्मॉल इनवॉइसेस। यहाँ पर B2C स्मॉल इनवॉइसेस में क्या है कि जो भी हम कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे, यानी जो सेल हमारी B2C लार्ज में नहीं जाएगी, है ना, वो सारी की सारी हमारी जो कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को हम सेल करेंगे वो इसमें जाएगी। यानी हम अपनी स्टेट के किसी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को सेल करते हैं वो जानकारी भी इसी में जाएगी और अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को 2.5 लाख से कम का इनवॉइस देते हैं तो वो जानकारी भी हमारी इसी में जाएगी B2C स्मॉल इनवॉइसेस में, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा B2C का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को जो भी सेल करेंगे वो हमारी इन दो टेबल में जाएगी, B2C लार्ज और B2C स्मॉल इनवॉइसेस में, ठीक है ना। इसके बाद है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड 9B की टेबल होती है। इसमें रजिस्टर्ड पार्टी को जो हमने B2B सेल की है ना और इनको जो सेल करते समय हमने इनवॉइस दिया था उस इनवॉइस से रिलेटेड हम कोई भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू करते हैं तो वो हमारी इस टेबल में जाएगी जानकारी, क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड 9B में। इसके बाद है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड 9B। तो इसमें कौन सी आपकी जानकारी जाएगी, जो B2C लार्ज इनवॉइस आपने दिया है उस B2C लार्ज इनवॉइस से रिलेटेड आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं तो वो आपकी जाएगी क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड 9B की टेबल में। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, यानी आपने अपनी कंट्री से बाहर कुछ एक्सपोर्ट किया है तो उसकी जानकारी आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस 6A में जाएगी। और इसके बाद है नील रेटेड इनवॉइसेस। नील रेटेड इनवॉइसेस यानी आपने कोई ऐसा इनवॉइस दिया है जिसमें केवल और केवल आपने नील रेटेड यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं था, तो वो जानकारी आपकी 9 नंबर की टेबल में जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों टेबल होती है। इसके अलावा जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर अमेंडमेंट की टेबल भी आपको मिलती है, यानी आपने इससे प्रीवियस पीरियड में B2B इनवॉइसेस में या B2C इनवॉइसेस में या क्रेडिट डेबिट नोट आदि में यदि कोई गलती कर दी है तो अमेंडमेंट की टेबल भी यहाँ पर आपको मिलती है, जिनमें आप डायरेक्ट जाकर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं पुरानी गलतियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा HSN समरी है। हर प्रोडक्ट और हर सर्विस पर दोस्तों कोई ना कोई HSN कोड होता है। उस HSN कोड से रिलेटेड हमको जानकारी देनी होती है, तो वो हम यहाँ पर 12 नंबर की टेबल होती है उसमें हम जानकारी देते हैं। इसमें एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए जो हमारे अमंड्स, शुगर, सुपारी और साल्ट जो हमारे प्रोडक्ट थे उनके HSN कोड मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। तो HSN कोड की टेबल भी वहाँ पर होती है 12 नंबर, उसमें हमको HSN समरी देनी होती है, यानी जो भी हमने सेल किया है उसमें किस किस
HSN कोड का हमने माल सेल किया है या सर्विस सेल दी है, प्रोवाइड कराई है, वो हमको इसमें जानकारी देनी होती है। और डॉक्यूमेंट समरी 13 नंबर की टेबल होती है, इसमें हमको ये जानकारी देनी होती है कि जिस पीरियड की हम GSTR-1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए, यानी कितने बिल हमने दिए। इस पर जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 10 तो हमने सेल्स के इनवॉइस दिए और 2 हमने दिए क्रेडिट नोट, है ना 12। तो यहाँ पर नेट इश्यूड में आपके 12 आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जानकारी देनी होती है। तो कंसोलिडेट मैंने आपको बता दिया कि आपको GSTR-1 में क्या जानकारी देनी होती है, यानी सारी आउटवर्ड सप्लाईज आप करेंगे उसकी जानकारी आपको देनी होती है और अलग अलग टेबल में वो जानकारी आपको देनी होती है। अब दोस्तों इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में कार्य कर रही है, जैसे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए GSTR-1 रिटर्न फाइल करना। हम क्या करेंगे, अगर हम मैनुअल भरने जाएंगे यानी ऑनलाइन हम GSTR-1 भरने जाएंगे तो वहाँ अलग अलग टेबल में हमको जानकारी रखनी होगी, है ना। लेकिन हमने क्या किया, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य किया, हमारी जो एंट्रीज हमने की उन एंट्रीज के आधार पर अपने आप GSTR-1 तैयार हो गया और जिस टेबल में हमारी जो जानकारी जानी थी वो उस टेबल में चली गई। यहीं से हम दोस्तों जेसन फाइल जनरेट करेंगे और जेसन फाइल जनरेट करके इस डेटा को ले जाएंगे हम GST पोर्टल पर। तो जैसे ही हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे, ये सेकंड मिनटों का काम होता है, और जैसे हम जेसन फाइल जनरेट करके GST पोर्टल पर GSTR-1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो हमारा सारा डेटा वहां पर पहुंच जाएगा और अपने आप उन टेबल में चला जाएगा जिन जिन टेबल में यहाँ पर शो हो रहा है, यानी हमको कुछ नहीं करना है, अपने आप वहां चला जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की मदद से यदि आप कार्य करते हैं तो आपका कार्य बहुत आसान हो जाता है। अब यहीं से हम डेटा ले जाएंगे और जिस टेबल में जो जानकारी जानी है B2B वाली जानकारी B2B में चली जाएगी, और जिस मोड में जानी है यानी कंसोलिडेट जानी है या फिर जो इनवॉइसेस वाइज जानी है, तो सब जानकारी अपने आप यहाँ पर ऐसी सेटिंग है वो अपने आप सब कुछ वहाँ पर पहुँच जाएगा। और जब डेटा हमारा वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हम इसको मैच कर लेंगे B2B में, हम देख लेंगे 3 इनवॉइसेस है हमारे, उनकी टैक्स वैल्यू आपको ऊपर ही हो जाएगी और सब कुछ सही है तो हम क्या कर देंगे, वहीं से मिनटों में हम अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा GSTR-1 के बारे में। अब दोस्तों ये जानते हैं कि GSTR-1 रिटर्न जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल किया जाएगा या फिर मंथली बेसिस पर इसको फाइल करना होता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि GSTR-1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल की जाएगी और मंथली बेसिस पर भी फाइल की जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि GST में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी GSTR-1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे, यानी हर मंथ की जानकारी उनको मंथली बेसिस पर ही अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल करनी है। अब क्वार्टरली रिटर्न कौन, इसके अलावा क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी GSTR-1 रिटर्न मंथली ही फाइल करेंगे। इसके अलावा जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था, ठीक है ना, उनके लिए ऑप्शन था, वो चाहे तो GSTR-1 रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करें या मंथली फाइल करें। उन्होंने यहाँ पर यदि मंथली चूज कर लिया है तो भले ही उनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम था, लेकिन उनके पास ऑप्शन था और उन्होंने मंथली ऑप्शन को चूज किया, तो वो भी अपनी GSTR-1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। इसके अलावा जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम ही था, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो QRMP स्कीम को ऑप्ट कर सकते थे, और यदि उन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लिया है ना, तो वो अपनी GSTR-1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर रहा है उनके लिए तो मैंडेटरी है GSTR-1 रिटर्न मंथली बेसिस पर भी फाइल करेंगे, लेकिन जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम था उनके पास ऑप्शन थे, है ना, तो जिन्होंने मंथली ऑप्शन को चूज कर लिया वो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे, मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे, और जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लिया वे क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि इनकी ड्यू डेट क्या है। तो दोस्तों जो भी GSTR-1 मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे उनको अपनी GSTR-1 यानी जिस भी मंथ की वो GSTR-1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे उसके नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक उनको अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल कर लेनी है, यानी उनकी ड्यू डेट होगी नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख। अब जो क्वार्टरली बेसिस पर GSTR-1 रिटर्न फाइल करेंगे वो जिस भी क्वार्टर की GSTR-1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस क्वार्टर को खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख तक उनको अपनी GSTR-1 रिटर्न फाइल करने लिए है, यानी क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करेंगे GSTR-1 उनकी ड्यू डेट होगी क्वार्टर के बाद की 13 तारीख। तो आपको पता चल गया कि ड्यू डेट क्या रहेंगी GSTR-1 की। अब बात करते हैं कि GSTR-1 रिटर्न यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सही बात है दोस्तों कि यदि आप
जो ड्यू डेट है उन ड्यू डेट के बाद यदि GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके लिए आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। हालांकि जीएसटी पोर्टल ये कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी भी आपसे कैलकुलेट करके और कलेक्ट कर सकता है इसकी लेट फीस। तो लेट फीस कैसे लगेगी वो आपको बताते हैं कि ड्यू डेट के बाद जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे और नील रिटर्न फाइल करते हैं, यानी आपकी ये सारी टेबल है, इन सारी टेबल में कोई भी डेटा ना हो तो उसको नील रिटर्न माना जाएगा। तो नील रिटर्न यदि आप फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, तो जितने दिन आप डिले करेंगे 20 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, है ना। और यदि आपकी कोई टैक्सेबल लाइबिलिटी बनती है, यानी किसी भी टेबल में यहाँ पर ऐसा है जिसमें कि आप सेल किया आपने और उस पर टैक्स भी आपने कलेक्ट कर रखा है, तो जब भी आप टैक्स लाइबिलिटी के साथ अगर GSTR1 रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो जितने दिन आपने डिले किया है 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। इंटरेस्ट दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से आप समझ लें कि GSTR1 रिटर्न में हमको केवल अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है। टैक्स हमको यहाँ पर पे नहीं करना होता है, केवल हमको अपनी लाइबिलिटी बतानी होती है कि 11,815 रुपए 11,815 रुपए 50 पैसे CGST के और 11,815 रुपए 50 पैसे SGST की हमारी लाइबिलिटी बन गई। केवल लाइबिलिटी बतानी होती है हमको, यहाँ पर कोई भी पे नहीं करना होता है। और जब हमको टैक्स पे नहीं करना तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आप GSTR1 रिटर्न लेट फाइल करते, ड्यू डेट के बाद फाइल करते तो मैं समझता हूं कि GSTR1 के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली, इसके बाद है दोस्तों GSTR2A और GSTR2B। इनको जानते हैं दोस्तों। GSTR2A और GSTR2B ये दोस्तों रिटर्न नहीं है, है ना। ये GSTR2B है वो ITC स्टेटमेंट है जो कि अपने आप तैयार होता है, और GSTR2A ये भी ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स होती है जो कि अपने आप तैयार होती है। यानी ये दो रिटर्न हमको फाइल नहीं करनी होती हैं, ये स्टेटमेंट होते हैं जो कि अपने आप तैयार होते हैं। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं GSTR3B के बारे में, क्योंकि GSTR1 रिटर्न हमको फाइल करनी होती है और GSTR3B रिटर्न भी मैंडेटरी है, ये भी हमको फाइल करनी होती है। तो पहले जान लेते हैं जो रिटर्न हमको फाइल करनी होती है, उसके बाद जानेंगे जो रिटर्न अपने आप तैयार होती हैं, स्टेटमेंट तैयार होते हैं उनके बारे में। तो अब बात करते हैं GSTR3B के बारे में। अब दोस्तों यहीं पर हम ले लेते हैं GSTR3B। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और 1 मई से लेकर 31 मई पीरियड कर देते हैं, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि हम मंथली ही अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं और मंथली ही हमको GSTR3B भी फाइल करनी है। अब यहाँ पर हमने पीरियड कर लिया 1 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021, ठीक है ना। अब इस जगह दोस्तों हम जब आ गए तो अब जानते हैं GSTR3B के बारे में कि GSTR3B में हम दोस्तों क्या जानकारी देंगे। GSTR3B जितने भी रेगुलर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए मैंडेटरी है GSTR3B रिटर्न फाइल करना। अब GSTR3B में हम क्या जानकारी देंगे ये समझते हैं डिटेल में। दोस्तों इसमें हमको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की भी जानकारी देनी होती है, या जो जानकारी हमने GSTR1 में दी, ठीक है ना, सेल की, तो वो जानकारी भी हमको इसमें देनी होती है। यानी जो हमारी लाइबिलिटी थी उस लाइबिलिटी की जानकारी भी हमको इसमें देनी होती है। इसके अलावा हम जो ITC क्लेम करेंगे, जो हमारी एलिजिबल ITC होती है जिसको कि हमको क्लेम करना है, यानी हमने जो परचेज की और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आए थे वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी हम इसमें ही क्लेम करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, टैक्स भी हमको जो पे करना होता है वो यहीं पर पे भी करना होता है यदि हमारी कोई लायबिलिटी बनती है तो। अभी मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि इस जगह पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट आ गया 2,07,500 रुपए, है ना। अब ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि GSTR1 में जब हमने देखा था तो यहाँ पर 2,02,500 रुपए थे, तो वो भी आपको समझाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अंतर आ रहा है। यानी आपका डेटा जो उठकर आया है वो वहीं से उठकर आया है GSTR1 से, ये ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ और ऐड हो गया है, क्या ऐड हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 2,07,500 रुपए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3.1 टेबल आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की थी उसकी जानकारी 3.1 टेबल में जाएगी। एंड इसके अलावा और क्या, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी हमने कोई ऐसी सप्लाई ली है, परचेज की है जिस पर की RCM के तहत यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हमको ही टैक्स पे करना था, तो वो भी हमारी इस टेबल में ही जानकारी आएगी। और इसी वजह से ये 2,02,500 की जगह 2,07,500 हो गए, है ना, क्योंकि इसमें जो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM के तहत जो लाइबिलिटी बन रही थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है, जो कि 3B का हिस्सा होता है, R1 का हिस्सा नहीं होता है, यानी GSTR1 का हिस्सा नहीं होता है वो,
इसका 3B का हिस्सा होता है, 3B में ही हम इसको अपनी लाइबिलिटी में भी दिखाते हैं और हम इसकी आईटीसी भी क्लेम करते हैं, ठीक है ना। ये होता है, यहाँ पर जो उदाहरण है वो है जीटीए से संबंधित, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से हमने क्या किया, जो सर्विस ली वो आरसीएम के तहत आती है, तो उस पर 5% टैक्स हम ही को पे करना होता है, उसकी आईटीसी भी हम क्लेम कर लेते हैं। तो 3.1 टेबल में क्या जाएगा, आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की, जो जीएसटीआर 1 था, जीएसटीआर 1 में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की थी वो यहाँ पर आ गई टोटल, है ना। और इसके साथ ही साथ इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, वो भी आपको 3.1 टेबल में ही जानकारी देनी है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर 11,940 रुपये 50 पैसे सीजीएसटी के हेड में और 11,940 रुपये 50 पैसे एसजीएसटी के हेड में हमारी लाइबिलिटी बन रही है टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको लाइबिलिटी भी दिखानी होती है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी जीएसटीआर 3B में ही क्लेम करते हैं। तो जो हमने परचेज की, परचेज के आधार पर 12,885 रुपये सीजीएसटी के हेड में हमारी आईटीसी बनी और 12,885 रुपये एसजीएसटी के हेड में भी हमारी आईटीसी बनी। अब जीएसटीआर 3B में दोस्तों आपको टैक्स भी पे करना होता है, मैंने आपको बताया दी लाइबिलिटी बनती है, तो यहाँ इसको सेटअप करना होता है, नहीं आपस में एडजस्ट करना होता है। जब आप इस डेटा को लेकर जीएसटीआर 3B के डेटा को लेकर जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो वहां पर इसको सेटअप कर दिया जाएगा, यानी एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्ट कैसे होगा और कब आपको टैक्स पे करना है वो समझते हैं। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो हमारी लाइबिलिटी कितनी थी सीजीएसटी के हेड में, 11,940 रुपये 50 पैसे, और आईटीसी कितनी है, 12,885 रुपये। तो चूंकि हमारी आईटीसी ज्यादा है सीजीएसटी के हेड में और लाइबिलिटी कम है, तो आईटीसी से हम लाइबिलिटी को कर देंगे माइनस, यानी 12,885 रुपए सीजीएसटी हेड की जो आईटीसी है उसमें से सीजीएसटी हेड की लाइबिलिटी 11,940 रुपए 50 पैसे माइनस कर देंगे तो हमारी आईटीसी ही बच जाएगी। यानी सारी की सारी लाइबिलिटी सीजीएसटी की हमने खत्म कर दी, उसके बाद आईटीसी हमारी बची ही जाएगी, है ना। ऐसा ही एसजीएसटी में भी होगा। तो जब सेटअप करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद यदि हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है और आईटीसी बच जाती है तो वो आईटीसी हमारी नेक्स्ट स्टॉप आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच जाती है। इसको हम बाद में सेटअप कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी से, है ना। तो जिस स्थिति में जब आप यहां पर सेटअप कर लें और सेटअप करने के बाद यदि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बच रही है, आईटीसी ही बच रही है या बराबर बराबर भी हो रहा है, तब भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। आपको टैक्स कब पे करना है, जबकि आपकी जो लाइबिलिटी है और आईटीसी है इनको जब सेटअप कर दें, सेटअप करने के बाद यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी बच जाती है तो फिर आपको टैक्स पे करना होता है। वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर इस जगह पर 23,881 रुपए हमारी टोटल लाइबिलिटी बन रही है ना। अब इस जगह पर यदि मान के चलते कि 30,770 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बन रही होती, 30,770 रुपए, और आईटीसी थी 25,770 रुपए, तो इसको सेटअप करने के बाद हमारी आईटीसी सारी खत्म हो गई होती और 5,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बच गई होती। तो वो 5,000 रुपए की जो लाइबिलिटी हमारी बच गई है उसको हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी है कि जैसे पहले की कोई आईटीसी यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बची है तो यहां पर तो मान के चलते 5,000 की, इस स्थिति में जो आपको बताया था 5,000 की हमारी लाइबिलिटी बन रही है, लेकिन इससे पहले की कोई ऐसी आईटीसी थी जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई थी, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पर दिखेगी, तो उससे भी आप सेटअप कर सकते हैं। और वहां पर यदि आपकी 5,000 की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी शो हो रही है तो वो भी सेटअप हो जाएगी, है ना। और फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। तो आपको ये नहीं है कि जिस पीरियड की आप जीएसटीआर 3B भरने जा रहे हैं, फाइल करने जा रहे हैं, उसकी जो आईटीसी उसी को सेटअप कर सकते हैं। इससे पहले की प्रीवियस पीरियड की कोई आईटीसी बची हुई है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो भी आपकी सेटअप हो जाएगी। और सब कुछ होने के बाद यदि फिर भी आपकी लाइबिलिटी बच जाती है तो वो आपको चालान जनरेट करना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको उसको पे करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 3B में क्या होता है। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं इसमें टेबल है, इसमें भी, तो इसमें भी टेबल वाइज ही जानकारी जाती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम जीएसटीआर 1 में हमने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी दी थी तो वहां पर हमको इनवॉइस वाइज जानकारी देनी होती है, परसेंटेज वाइज जानकारी देनी होती है, यानी किस प्रोडक्ट को कितना परसेंट था, हमने उस पर कितना टैक्स कैलकुलेट किया, तो वहां पर डिटेल में जानकारी जाती है जीएसटीआर 1 में हमारी सेल की। लेकिन यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएगी, यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेट जानकारी जाती है, ठीक है ना। इसकी जो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज है उसकी आपको इनवॉइस वाइज नहीं बताना है। आपको ये भी नहीं बताना है कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने प्रोडक्ट सेल किया, किस किस रेट जीएसटी रेट वाला आपने प्रोडक्ट सेल किया, कुछ भी नहीं बताना। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसोलिडेट जानकारी देनी है, केवल फिगर देने होते हैं, ठीक है ना, समरी आपको देनी होती है। इसी तरह से आईटीसी की बात करें, जो आईटीसी हम क्लेम करने जा रहे हैं, तो उस आईटीसी क्लेम करने पर हमको ये नहीं बताना होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी होती है।
4 नंबर की टेबल है एलिजिबल आईटीसी की, वहां पर टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी होती, यानी आपको ये नहीं बताना होता है कि आप जो आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो किस इनवॉइस से क्लेम करने जा रहे हैं, आपने किससे इनवॉइस लिया था, है ना, उस पर क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किया था, कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ एक लाइन में आपको ये डाल देना है 12,885 रुपए सीजीएसटी के हेड में हमको क्लेम करना है 4 नंबर टेबल में, और 12,885 रुपए एसजीएसटी में हमको क्लेम करना है, इस तरह से बता देना है। इसके अलावा यहाँ पर 5 नंबर की टेबल होती है ना, तो जो हमने परचेज की, टैक्सेबल परचेज की ना, तो वो एलिजिबल आईटीसी में आ गई। जब हम टैक्सेबल परचेज करेंगे तो उसी पर तो टैक्स हमको हमारी आईटीसी बनेगी ना, क्योंकि उसी पर हम टैक्स पे करके आए हैं। तो एलिजिबल आईटीसी जो 4 नंबर की टेबल है उसमें ऐसी परचेज आ जाती है जिस पर कि हम टैक्स पे करके आए, यानी टैक्सेबल हमने गुड्स या सर्विस रिसीव की है, ठीक है ना। और इसके बाद 5 नंबर की जो टेबल है इसमें हमारी वो परचेज आती है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, यानी आपने कोई ऐसी परचेज की है ना, जो कि एग्जेम्प्ट है यानी जिस पर कोई टैक्स नहीं है, निल रेटेड है यानी टैक्स नहीं है, और नॉन जीएसटी यानी जिस पर जीएसटी ही नहीं है ना। तो ऐसी जो आप परचेज करेंगे वो आपकी 5 नंबर टेबल में आएगी। 3800 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है, यानी हमने ऐसी परचेज की है 3800 रुपए की जिस पर की कोई टैक्स ही नहीं था, यानी हमने एग्जेम्प्ट जो गुड्स थे वो परचेज किए थे, तो ये 5 नंबर की टेबल में आ जाएगी। 5.1 नंबर की टेबल है तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस में आती है। तो जब जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो 5.1 टेबल में आपकी जो भी लेट फीस होगी वो यहाँ पर चार्ज कर दी जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट जीएसटी पोर्टल चार्ज नहीं करता है, इंटरेस्ट हमको खुद ही कैलकुलेट करके और वहां पर पे करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई। अब समझते थोड़ा सा डिटेल में, यहाँ जानकारी जो जाएगी। अब 3.1 टेबल पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके 5 उपभाग होते हैं 3.1 टेबल के, ए बी सी डी ई, इसी तरह से 5 उपभाग आपको जीएसटी पोर्टल पर भी दिखेंगे 3.1 टेबल के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो हमने टोटल जो हमने सेल की थी वो यहाँ पर आ गई 2,07,500 रुपए, और उस पर जो टोटल हमारी लाइबिलिटी बन रही थी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में यहाँ पर आ गई। आईजीएसटी में कुछ नहीं है, आईजीएसटी में होता यानी अपनी स्टेट से बाहर कुछ सेल की होती तो इस कॉलम में भी अमाउंट आ जाता, हमने सारी सेल अपनी स्टेट में की इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी बनी। तो टोटल तो आपको यहीं पर मिल जाएगी 3.1 टेबल में ऊपर ही, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जब आप जानकारी देने जाएंगे तो आपको अलग अलग यहाँ पर उप टेबल है उनमें जानकारी देनी होगी, यानी हमने टोटल जो सेल की 2,07,500 रुपए की जो हमारी टैक्सेबल लाइबिलिटी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ गई। और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में टोटल लाइबिलिटी हमारी ये बनी, लेकिन हमको वहां पर अलग अलग बाइफरगेट करना होगा, अलग अलग यहाँ पर देना होगा। तो ए यहाँ पर जो उप कॉलम है तो इसी में से हम छांट कर अलग अलग हमको जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, यानी 2,07,500 रुपए की जो हमने सप्लाई की उसमें से टैक्सेबल सप्लाई हमने कितनी की, तो केवल फिगर देना है। 2,01,00,000 रुपए की हमने टैक्सेबल सप्लाई की, और जिस पर 11,815 रुपए 50 पैसे सीजीएसटी के हमने कलेक्ट किए और इतने ही हमने एसजीएसटी के कलेक्ट किए। तो आपको टैक्सेबल सप्लाई 2,07,500 में से 2,01,00,000 रुपए यहाँ पर आ गए, ठीक है ना, ये फिगर हमने डाल दिया। फिर है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, यानी जीरो रेटेड का मतलब क्या है कि अपनी देश से बाहर यदि हम कुछ सप्लाई करते हैं तो वो इसमें आती है, तो ऐसी कुछ है नहीं हमारे केस में। इसके बाद है अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। अब आपने 2,07,500 रुपए की जो सेल की उसमें से 2,400 रुपए की सेल हमने की थी आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड और एग्जेम्प्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट सेल किए थे जिस पर कोई टैक्स नहीं था, तो 2,400 रुपए इसमें आ गए। इसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हमने जीएसटीआर 1 में देखा था इसी टेबल में सेल आउटवर्ड सप्लाईज देखी तो 2,02,500 रुपए थी, लेकिन यहाँ पर 2,07,500 रुपए हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी जीटीए से जो हमने सर्विस ली थी 5,000 रुपए की अमाउंट की, तो 5,000 रुपए की जो हमने सर्विस ली थी वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आ गई, और उस पर दोस्तों हमको ही 5% टैक्स पे करना था आरसीएम के तहत, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो 5,000 का 2.5% हो गया 125 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 125 रुपए हो गया एसजीएसटी के हेड में। तो ये R1 का हिस्सा नहीं होता है, यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाईज में शो हो रहा है, यानी लाइबिलिटी में शो होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी तो है, लेकिन ये जीएसटीआर 1 वाली लाइबिलिटी नहीं है, यानी हमने कुछ सेल नहीं किया है, हमने तो ये परचेज की है, यानी सर्विस परचेज की है, तो ये 3B का ही हिस्सा है, इसीलिए 2,02,500 की जगह 2,07,500 के 5,000 ये भी ऐड होगा इसमें यहाँ पर आकर। जीएसटीआर 1 में देखेंगे तो 2,02,500 ही सो होंगे और 11,885 कितना निकल रहा था उतना ही यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये 5,000 रुपए। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो हमारी लाइबिलिटी है 125 रुपए 125 रुपए, है ना, ये दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करनी होगी। इसको हम आईटीसी से, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी को आईटीसी से सेटअप कर लेते हैं, लेकिन ये सेटअप नहीं होगी। इसका क्या है कि 125 रुपए ये हमको सीजीएसटी के हेड में और 125 रुपए एसजीएसटी के हेड में, ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही हमेशा पे करने होंगे, ठीक है ना। ये हमारी आईटीसी से अभी सेटअप नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी आपकी
आरसीएम के तहत लाइबिलिटी बनेगी 125 रुपये सीजीएसटी, 125 रुपये एसजीएसटी। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यानी हमको चालान जनरेट करना होगा 250 रुपये का, 125 सीजीएसटी, 125 रुपये एसजीएसटी का, और उसको पे भी करना होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जानकारी 3B में आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की किस तरह से जाएगी। इसके अलावा 3.2 टेबल है यहाँ पर। तो 3.2 टेबल में क्या है, जो आपने ये सप्लाई की है, सेल की है, इसी में से अलग हो जाएगी, इसी में से निकलकर ये वाला भी अलग कॉलम में आ जाएगा। यदि आपने कोई इंटर स्टेट सप्लाईज की है, यानी अपनी स्टेट से बाहर सप्लाई की है, सेल की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, यानी जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है उनको, या अनरजिस्टर्ड डीलर जिन पर की जीएसटी नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार है लेकिन आपकी स्टेट से बाहर के हैं, तो वो इस टेबल में आ जाएगी। इसी में से निकल कर टोटल यही रहेगा, लेकिन इसी में से निकल कर जिस तरह से ये अलग अलग होगी, इसी तरह से वो भी अलग टेबल में आ जाएगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये सारी हमारी लायबिलिटी की टेबल है 3.1, है ना, तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एलिजिबल आईटीसी की। तो यहाँ पर आईटीसी, जो एलिजिबल आईटीसी, इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों उपभाग होते हैं। जब आप एलिजिबल आईटीसी की फोन नंबर टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये बताना होगा कि जो आईटीसी आप क्लेम करने जा रहे हो वो किस तरह की आईटीसी है। तो यहाँ पर आपको 5 उपभाग मिलेंगे, तो उनमें से आपको किस में है वो आपको उसमें रखना है। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, यानी आपने अपने देश से बाहर की गुड्स लिया है या सर्विसेज लिया, उस आधार पर यदि कोई आईटीसी बन रही है तो वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो जीटीए की मैंने अभी बात की थी, जिसको कि अभी हमने इस जगह पर भी बुक किया था, यानी ये जो हम टैक्स देंगे ये 3B का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर जो भी हमारी लायबिलिटी बनेगी जीटीए से, यानी आरसीएम के तहत जो भी लायबिलिटी बनेगी वो हमारी आईटीसी भी बुक हो जाएगी, यानी उतनी आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो हाल की हाल हमारी जब हमने ये एंट्री डाली तो 2 जगह इफेक्ट किया, इसने हमारी लायबिलिटी में भी आ गई और ये हमारी आईटीसी क्लेम करने वाली टेबल में भी आ गई, यानी हम आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है इनवर्ट सप्लाईज आईएसडी, यानी आईएसडी से आपकी कोई आईटीसी बनती है तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। और हमने डाल रखा है, हमारी ये कहाँ पर दिख रही है, ऑल अदर आईटीसी में और लाइबल टू रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज वाली मैंने आपको बता दी, रिवर्स चार्ज में आपकी कौन सी आ जाएगी, ऑल अदर आईटीसी में जो नॉर्मल परचेज आप करेंगे, यानी इनमें से किसी में भी जो हमने आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो इनमें से किसी में नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की नहीं है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज की 125 है, तो वो हमको इसमें क्लेम करना है। आईएसडी से हमारी कोई आईटीसी नहीं। ऑल अदर आईटीसी में हमारी आईटीसी 12,760 रुपए सीजीएसटी और 12,760 रुपए एसजीएसटी, यानी ये हमारी नॉर्मल जो परचेज है, आप नॉर्मल परचेज से जो आपकी जानकारी आएगी, है ना, वो आपको यहाँ पर रखनी है। ऑल अदर आईटीसी में ये आपको क्लेम करना है और केवल आपको ऑल अदर आईटीसी में जाकर 12,760 रुपए डाल देने हैं सीजीएसटी के हेड में और 12,760 रुपए एसजीएसटी के हेड में डाल देने हैं। और इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें 125 रुपए आ जाएंगे ना। तो इस तरह से टोटल हमारी एलिजिबल आईटीसी कितनी हो जाएगी, ये देखते हैं। नेट आईटीसी कितनी हो गई, है ना, इतना तो ये हो गया। इसके बाद एक चीज और रहती है, इसमें आईटीसी रिवर्सल भी होता है दोस्तों, है ना। बी जो टेबल है इसमें आईटीसी रिवर्सल, यदि आपको कोई आईटीसी रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर करेंगे। जैसे उदाहरण मान लेते हैं कि जैसे आपने क्या किया, किसी से परचेज की 2 महीने पहले और परचेज का इनवॉइस भी ले लिया और उस इनवॉइस की आईटीसी भी आपने उसी समय अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम कर ली, तो आईटीसी तो हम ले चुके। अब उसी इनवॉइस में से कुछ माल हम वापस कर देते हैं, तो जब हमने माल वापस किया तो हमको आईटीसी भी वापस करनी होगी। तो ऐसी आईटीसी यदि हम वापस करते हैं तो यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल में अदर में जाकर हम इसकी आईटीसी वापस कर देते हैं। तो आईटीसी रिवर्सल में आपको इस तरह से आईटीसी रिवर्सल करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है नेट आईटीसी अवेलेबल, यानी ये सब कुछ आईटीसी का आप की जानकारी होगी। उसके बाद यहाँ पर आ गया नेट आईटीसी आपकी कितनी अवेलेबल है। तो नेट आईटीसी हमारी अवेलेबल यहाँ पर आ रही है 12,885 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 12,885 रुपए एसजीएसटी के हेड में, जिसमें से 12,760 रुपए हमारी नॉर्मल परचेज से आ रही थी और 125 रुपए जो आरसीएम के तहत हमने पे किया था जीटीए के लिए वो आ गई। तो यहाँ पर 12,885 रुपए इस तरह से आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों सारी आपकी जो लायबिलिटी है ना, और आईटीसी किस तरह से आप बुक करते हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक बार आपको ये दिखा देते कि 12,760 रुपए जो ऑल अदर आईटीसी में थी, इसको एंटर प्रेस करते हो तो देखिए ये परचेज की जानकारी है। यहाँ पर आपको वाउचर टाइप्स हो रहा है परचेज, तो जो हमने परचेज की थी वो जानकारी, वो आईटीसी आप क्लेम करेंगे ऑल अदर आईटीसी में। लेकिन आपको जानकारी डिटेल में देने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर सिर्फ आपको फिगर देना होता है। टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं बतानी होती, किस इनवॉइस से आई है वो भी नहीं बतानी होती, किससे परचेज की है वो भी नहीं बतानी होती। सिर्फ आपको 12,760 रुपए सीजीएसटी के हेड में डाल देना ऑल अदर आईटीसी में और 12,760 रुपए आपको एसजीएसटी के हेड में डाल देना। जो भी आपकी है वो आप इस तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों
समझ में आ गया होगा आपको जीएसटीआर 3B में हमको क्या जानकारी देनी होती है। मोटे तौर पर देखें तो जो भी हमारी लायबिलिटी है उसकी जानकारी देनी होती है, जो भी हमको आईटीसी क्लेम करनी होती है वो जानकारी देनी होती है, उनको आपस में सेटअप करना होता है। सेटअप करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद यदि कोई लायबिलिटी हमारी बच जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे कर देते हैं, और कोई नहीं बचती है लायबिलिटी, आईटीसी बचती है, तो आईटीसी हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता और आईटीसी हमारी आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, जो कि हमारे जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी, और आगे जब हमारी लायबिलिटी बनती है कोई तो उससे हम उसको सेटअप कर पाएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रही है आईटीसी। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B में भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएगी या मंथली बेसिस पर। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न भी क्वार्टरली और मंथली दोनों ही बेसिस पर फाइल की जाएंगी, यानी जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली फाइल करेंगे वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न भी मंथली ही फाइल करेंगे। जीएसटीआर मैंने आपको बताया था कौन मंथली फाइल करेंगे, कौन क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो जो जीएसटीआर 1 को मंथली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 3B भी मंथली फाइल करनी होगी। जो जीएसटीआर 1 रिटर्न को क्वार्टरली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 1 रिटर्न भी क्वार्टरली ही फाइल करनी होगी 1 जनवरी 2021 के बाद। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर फाइल की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी। तो दोस्तों जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न को मंथली फाइल करेंगे उनकी ड्यू डेट होगी मंथ खत्म होने के बाद 20 तारीख, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना। तो जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे उनकी ड्यू डेट हो जाएगी मंथ खत्म होने के बाद अगले मंथ की 20 तारीख, और जो क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे उनको क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 और 24 तारीख, यानी 2 ड्यू डेट रहती हैं, ये स्टेट के आधार पर रहती हैं। तो वो आपको देखना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस स्टेट के आधार पर क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल करेंगे क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 और 24 तारीख उनकी ड्यू डेट रहेगी। अब जानते हैं कि ड्यू डेट के बाद यदि हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या हमें लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दोस्तों यदि आप जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो नील अगर फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न, मतलब आपका कोई भी डेटा नहीं है, ना तो आपको आईटीसी क्लेम करनी है और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी है, तो इसको नील रिटर्न बोलते हैं। तो ऐसी रिटर्न फाइल करते हैं यदि आप डिले यानी ड्यू डेट के जितने दिन बाद फाइल करेंगे तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, और केवल आईटीसी आप क्लेम करते हैं, है ना, और ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो जितने दिन आप डिले करेंगे और केवल आईटीसी क्लेम करेंगे तब भी आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से ही लेट फीस चार्ज की जाएगी। और किसी पीरियड में आप आईटीसी तो क्लेम करते हैं लेकिन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो केवल नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट गुड्स की ही है, टैक्सेबल कोई भी सप्लाई नहीं की है, और फिर आप डिले करते हैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न को, तब भी आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से ही लेट फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन जिस पीरियड की जीएसटीआर 3B को आपने लेट फाइल करने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, उसमें यदि आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है ना, टैक्सेबल सप्लाई की है या आपके आरसीएम के तहत कोई लायबिलिटी बनती है, तो जब आप टैक्स लायबिलिटी के साथ अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न को लेट फाइल करेंगे तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो यदि आप जिस भी पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, जितने दिन आपने डिले कर दिया है, उस पीरियड की रिटर्न में यदि आपको कुछ पेमेंट कैश लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो आपको अमाउंट पे करना था वो अमाउंट आपने डिले किया है, तो उस अमाउंट पर आपको 18% पर एनम पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो जीएसटीआर 3B के बारे में भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीएसटीआर 2A के बारे में। जीएसटीआर 2A क्या है दोस्तों, जीएसटीआर 2A अपने आप तैयार होता है, ऑटो ड्राफ्टेड है ना, ये जीएसटीआर 2A है। अब ये कैसे तैयार होता है वो समझ लेते हैं। ये दोस्तों आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 से तैयार होता है, मतलब आपने जिनसे परचेज की, हमने यहाँ पर ABCD 4 सप्लायर थे, इनसे हमने परचेज की, है ना, तो इनसे हमने परचेज की, लेकिन इनके लिए तो वो सेल थी, यानी हमारी जो परचेज है वो हमारे सप्लायर के लिए सेल है। तो जो हमारे सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, और उस जीएसटीआर 1 रिटर्न में उन्होंने हमको जो इनवॉइस दी है, यानी उनकी वो सेल है, तो इन्होंने जो हमको इनवॉइस दी है वो इनवॉइस भी इसमें अपलोड करेंगे अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में, वहां पर जीएसटी भी डालेंगे। तो जब हमारे जो सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में हमें जो इनवॉइस दी है उन इनवॉइस को अपलोड करके और फाइल कर देते हैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, तो वो इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2A में शो होने लगेंगे। जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटीआर 2A देखेंगे तो वहां पर वे इनवॉइसेस सारे के सारे शो होने लगेंगे जो कि हमारे सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते समय अपलोड किए थे।
है ना। तो जीएसटीआर 2A कहां से तैयार होगा, आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 से तैयार होगा, और आपके सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस उन्होंने आपको दिए थे, यानी हमारी परचेज थी, उनकी सेल थी, तो वो अपनी सेल की जानकारी जीएसटीआर 1 में देंगे, और जब वो सेल की जानकारी देंगे तो इनवॉइस वाइज देंगे, जीएसटी वाइज देंगे। तो जीएसटी के आधार पर, है ना, आपके जीएसटी पर जो जो अपनी जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस शो कराएंगे और अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर देंगे, तो वो सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में शो होने लगेंगे, है ना। और फिर आप उसको रिकंसाइल कर पाएंगे। रिकंसाइल करने का मतलब क्या है कि दोस्तों, इसका रीजन ये है जीएसटीआर 2A के लिए, क्योंकि जीएसटी पोर्टल या गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो आईटीसी आप क्लेम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि जीएसटीआर 3B जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो जीएसटीआर 3B में आप जितनी चाहे उतनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहां सेल्फ असेस्ड बेस पर मैनुअल आपको क्लेम करना है। वहां पर ना तो आपको बताना पड़ता है कौन से इनवॉइस से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं बताना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए आपकी रियल जो आपकी आईटीसी बनती है 1-1 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, और आप 3-3 लाख रुपए वहां पर कर लेते क्लेम, है ना, क्योंकि आपको तो फायदा होगा आईटीसी से, तो आप 3-3 लाख रुपए क्लेम कर लेते, तो वो गलत था, फेक आईटीसी वे क्लेम कर सकते थे। तो इसके लिए मैचिंग टूल है जीएसटीआर 2A, यानी आप उतनी ही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जितनी की आपकी जीएसटीआर 2A में शो हो रही है। ये मैच हो जाएगा। मान के चलते हैं कि आपने पूरे ईयर की बात करें, है ना, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी जीएसटीआर 2A के आधार पर 5 लाख रुपए सीजीएसटी के हेड की और 5 लाख रुपए एसजीएसटी के हेड की आईटीसी बन रही थी, ठीक है ना। और आपने क्या किया, पूरे ईयर की जीएसटीआर 3B में 10-10 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में क्लेम कर लिए, मैनुअली आप कर सकते थे, है ना। तो जब रिकंसाइल होगा जीएसटी पोर्टल पर, ये रिकंसाइल हो जाएगा कि जीएसटीआर 2A में तो 5-5 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में सो रहे थे, और जबकि आपने पूरे ईयर में 10-10 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में क्लेम कर लिए। इसका मतलब 5 लाख रुपए सीजीएसटी के हेड में और 5 लाख रुपए एसजीएसटी के हेड में आपने फेक आईटीसी क्लेम कर ली है। तो वो 5 लाख रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में जो आपने क्लेम की है, वो 5-5 लाख रुपए आपको वापस करने होंगे, और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। एक्सेस आईटीसी क्लेम की है तो 24% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 2A कैसे तैयार होता है। आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 से ये आपका जीएसटीआर 2A तैयार होता है, और किस लिए जीएसटीआर 2A रखा गया है वो भी आपको समझ में आ गया, जिससे कि आप जो आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो आईटीसी से मैच हो जाए। इसके अलावा आपके जो सप्लायर हैं वो उन्होंने जो आपको इनवॉइस दिया उसका टैक्स भी पे कर दिए हो, है ना। तो ये सब इसमें कंडीशन रहती है। तो ठीक है, जीएसटीआर 2A क्या है और ये कैसे तैयार होता है, क्यों लाया गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जीएसटीआर 2B के बारे में। जीएसटीआर 2B भी ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, ये रिटर्न हमको फाइल नहीं करनी होती है। तो जीएसटीआर 2B के बारे में अब जानते हैं। दोस्तों, जीएसटीआर 2B जीएसटी में एक रूल है 36(4), उसको फॉलो कराने के लिए लाया गया है। अब होता क्या है कि आपके जो भी सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, उसके आधार पर आपका जीएसटीआर 2A तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन वो क्या है, जीएसटीआर 1 कभी भी फाइल कर सकते हैं, ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं। तो वो जब भी फाइल करेंगे, ड्यू डेट से पहले करें या ड्यू डेट के बाद फाइल करें, आपके जीएसटीआर 2A में सोने लगता है, तो वहां पर कट ऑफ डेट निकल कर नहीं आती। तो रूल 36(4) है जीएसटी का, वो ये कहता है कि आप जीएसटीआर 2A में जो भी इन्वेस्टर्स आपके शो हो रहे हैं उनके लिए एक डेट है, उस डेट तक के ही आप उस महीने की जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि आपके जो भी सप्लायर हैं उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 तैयार की, जीएसटीआर 1 उन्होंने अपनी फाइल कर दी, जीएसटीआर 1 फाइल की तो जीएसटीआर 2A में सोने लगे। लेकिन जीएसटीआर 2A से वही इनवॉइसेस उठकर आएंगे जो कि उन्होंने अपनी ड्यू डेट तक फाइल कर दिए होंगे। जैसे जनवरी पीरियड की बात करें, अब जीएसटीआर 3B जो 2B है ना दोस्तों, जीएसटीआर 2B ये हर महीने की 14 तारीख को तैयार होगी, ठीक है ना। और आप जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करने जाएंगे, मंथली बेसिस फाइल करते हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि 2B में कितनी आईटीसी आ रही है, उतनी ही आपको क्लेम करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो भी मंथली सप्लायर हैं उनको जनवरी पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न 11 फरवरी तक उनको अपनी फाइल कर देनी थी। समझ में आ गया आपको कि जो भी आपके मंथली फाइलर हैं, यानी सबसे पहले 36(4) समझ लेते हैं। 36(4) रूल ये कहता है कि आपके जो भी सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं, तो वो ही आपके इनवॉइस की आईटीसी जीएसटीआर 2B में उस पीरियड में आएगी। जैसे मान के चलते हैं हमारे 2 सप्लायर हैं, ए और बी, ये दोनों ही मंथली सप्लायर हैं। अब ए सप्लायर ने तो क्या किया, अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न 11 फरवरी तक फाइल कर दी, तो वो उनके जो इनवॉइसेस थे 2A में भी आ गए और वो इनवॉइसेस यहाँ पर 2B में भी उठकर आ गए। क्यों? क्योंकि आपके सप्लायर ने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी जीएसटीआर 1, है ना।
और एक सप्लायर है बी सप्लायर ने क्या किया, जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल तो की, लेकिन 11 तारीख की जगह 15 फरवरी को फाइल की। तो उनके इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में तो सोंगे, लेकिन जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्यू डेट के बाद फाइल की है, तो ड्यू डेट तक के ही यहां पर इनवॉइसेस उठकर आएंगे, उनकी आईटीसी आपको जीएसटीआर 2B में सोगी। अब बी सप्लायर ने 11 फरवरी की बजाय 15 फरवरी को की थी अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल, तो 15 फरवरी को की थी, तो जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 2B में ये नहीं आएंगे, है ना, ये आएंगे फरवरी पीरियड की जब जीएसटीआर 2B तैयार होगी उसमें आएंगे। यानी ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं तो आ जाएगी जीएसटीआर 2B में, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की जो जीएसटीआर 2B आएगी उसमें वो इनवॉइसेस आएंगे, और तभी आपको उनकी आईटीसी भी क्लेम करना है। ये रूल 36(4) कहता है। इसी तरह से मान के चलते हैं सी और डी सप्लायर हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, है ना। तो क्वार्टरली बेसिस पर दोस्तों जो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, है ना, तो जीएसटीआर 1 रिटर्न जब वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर की वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे अप्रैल में, यानी उनके लिए ड्यू डेट है 13 अप्रैल, है ना। तो वो जो अपनी क्वार्टरली जो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे वो जनवरी टू मार्च क्वार्टर की 13 अप्रैल तक फाइल करेंगे। तो जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 2A में ये इनवॉइसेस नहीं आएंगे, ना जीएसटीआर 2B में आएंगे, क्योंकि जनवरी में तो उन्होंने फाइल ही नहीं की अपनी जीएसटीआर 1, फरवरी में भी यही होगा, और मार्च में जाकर जब भी अपनी जनवरी टू मार्च की 13 अप्रैल को फाइल करेंगे तब वो आपको मार्च पीरियड की जो जीएसटीआर 2B आएगी उसमें सोंगे, है ना। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि जो भी क्वार्टरली फाइलर हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्कीम दी गई है, उसको बोला गया है IFF, ठीक है ना। तो मंथली फाइलर है जो आपके सप्लायर हैं जो कि मंथली अपनी जीएसटीआर फाइल करेंगे, तो वो तो मंथली फाइल कर देंगे और वो आपके उठकर उस मंथ की जीएसटी 2 में भी आ जाएंगे, लेकिन क्वार्टरली फाइलर तो करेंगे नहीं। क्वार्टरली फाइलर मान लीजिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर की बात करें तो जनवरी टू मार्च की क्वार्टर की वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न जो है ना वो तो फाइल करेंगे 13 अप्रैल तक। तो दोस्तों इसके लिए क्वार्टरली जो फाइलर हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है और ऐसे आपके सप्लायर हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि वे IFF जो कि जीएसटीआर 1 का एक लघु रूप है, तो फर्स्ट और सेकंड मंथ यानी क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए वो IFF में जाकर अपने बायर जो भी उनके B2B इनवॉइसेस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। तो जो आपके क्वार्टरली फाइलर हैं जिससे कि वो जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइसेस होने लगे, तो आपके जो क्वार्टरली फाइलर हैं जनवरी टू मार्च क्वार्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका फर्स्ट मंथ कौन सा हो गया, जनवरी। तो वो क्या करेंगे, जनवरी मंथ में उन्होंने जो भी B2B इनवॉइस दिए हैं यानी रजिस्टर्ड पार्टी को जो भी सेल की है, तो वो जनवरी पीरियड की IFF में जाएंगे, उन इनवॉइस को अपलोड करेंगे और फाइल कर देंगे अपनी IFF। तो जैसे ही, और वो 13 तारीख तक कर देंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की यानी जनवरी पीरियड में जो भी उन्होंने B2B इनवॉइस दी है उनको अपलोड करके और अपनी IFF फाइल कर देते हैं, तो जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 2B में वे इनवॉइसेस होने लगेंगे। ऐसे ही सेकेंड मंथ आया उनका फरवरी, तो फरवरी मंथ में उन्होंने जो भी B2B सेल की है यानी रजिस्टर्ड पार्टी को जो भी उन्होंने फरवरी मंथ में सेल की है, तो 13 मार्च तक वो IFF में उन बिलों को अपलोड करके और अपनी IFF जो है वो फर्निश कर देंगे, फाइल कर देंगे। तो फरवरी पीरियड की जो जीएसटीआर 2B तैयार होगी उसमें वो सारे के सारे इनवॉइसेस शो होने लगेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जो भी बायर हैं और वो मंथली अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो उनको जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस होने लगेंगे और उनकी आईटीसी उसी मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा मान लेते हैं कि हम क्वार्टरली, मान लीजिए कोई सप्लायर है वो क्वार्टरली है ना, और सामने वाला जिसको कि उसने इनवॉइस दी है B2B, है ना, वो भी क्वार्टरली जीएसटीआर 3 फाइल करेगा, लेकिन उसको पेमेंट तो मंथली बेसिस पर ही करना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि उसके भी जीएसटीआर 2B में वो शो होने लगे जनवरी पीरियड में और फरवरी पीरियड में। तो ये जरूरी है कि जो भी क्वार्टरली फाइलर हैं जिन्होंने की क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है, वो फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए IFF में जाकर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जाकर जो भी उन्होंने B2B इनवॉइस दी है उनको अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करें, और उसकी ड्यू डेट रहती है अगले मंथ की 13 तारीख तक फाइल कर दें, जिससे कि उस मंथ की जीएसटीआर 2B में वो सारे के सारे इनवॉइसेस होने लगे और सामने वाली जो बायर पार्टी है वो उस पर आईटीसी क्लेम करना चाहे तो आईटीसी क्लेम कर ले, और सेल्फ असेस्ड बेसिस पर असेसमेंट करना चाहे तो भी वो इनवॉइस का असेसमेंट कर ले और अपनी रियल जो लायबिलिटी है वो निकाल ले। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जीएसटीआर 2B क्या है। यानी जीएसटीआर 2B देखा जाए तो जीएसटीआर 2A के आधार पर ही होता है, लेकिन जीएसटीआर 2A में
कभी भी आपके जो सप्लायर हैं कभी भी अपने इनवॉइस अपलोड करते वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डेट कट ऑफ डेट है। यानी कट ऑफ डेट ये है, जो भी आपके मंथली सप्लायर हैं वो यदि ड्यू डेट तक फाइल कर देंगे तो ही आपके जीएसटी आर 2B में उस मंथ में आएंगे। ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो अगले मंथ की वो जीएसटी आर 2B में आएंगे, तभी आप उसकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, है ना। और क्वार्टरली वाले के लिए भी मैंने बता दिया, क्वार्टरली वालों के लिए फर्स्ट और सेकंड मंथ की जो है उसकी ड्यू डेट है आईएफएफ को फर्निश करने की 13 तारीख अगले मंथ की, और क्वार्टर के बाद की जो 13 तारीख पड़ेगी उसमें भी वो इनवॉइस अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड करेंगे। जीएसटीआर 1 भी अपलोड करनी है उनको, जीएसटीआर 1 के साथ साथ आईएफएफ भी वो यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो जीएसटीआर 2B है ये हर महीने की 14 तारीख को जनरेट होती है। अब मान के चलते हैं कि हमको जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करनी है जनवरी पीरियड की, है ना, तो हम 14 तारीख के बाद ही फाइल कर पाएंगे, यानी 14 फरवरी के बाद ही फाइल कर पाएंगे। 14 फरवरी को हम ये देखेंगे कि जीएसटीआर 2B में हमारे कौन कौन से इनवॉइसेस हो रहे हैं। और जीएसटीआर 2B का ये भी फायदा है कि आप कैसे, आपको ये करने में बड़ी दिक्कत आएगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मान लीजिए जीएसटीआर 2A में तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इनवॉइसेस, और किसी में 11 तारीख लिखी है फाइल करने, किसी में 13 लिखी है, किसी में 12 लिखी है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सप्लायर मंथली है, कौन सा क्वार्टरली है। मंथली वाले के लिए 11 तारीख तक के इनवॉइस सो रहे हैं, उनकी हम आईटीसी ले पाएं, और 13 तारीख जिसमें सो रहे हैं उनकी आईटीसी ले पाएं, तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत थी। तो इसीलिए जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट आया है, जो 36(4) रूल है उसको फॉलो कराने के लिए। 36(4) रूल ये कहता है कि आपके 2A में जो इनवॉइसेस सो रहे हैं उन्हीं की आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और वो भी आपकी जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने ड्यू डेट तक फाइल कर दी हो, तो जिनकी भी 11 तारीख ड्यू डेट होगी उनके 11 तारीख तक के इनवॉइसेस इसमें आ जाएंगे, है ना। 11 के बाद फाइल करेंगे तो वो इनवॉइसेस में नहीं आएंगे, और जिनकी भी ड्यू डेट 13 तारीख रहेगी उनके 13 तारीख तक के इनवॉइसेस में आ जाएंगे। तो आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ 2B देखना है, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको 36(4) रूल के अंतर्गत कितनी आईटीसी क्लेम करना है। तो क्या होगा, हर महीने की 14 तारीख को आपकी 2B तैयार होगी। 14 तारीख के बाद आप क्या करें, आप अपनी 3B फाइल करते हैं, यदि मंथली फाइल करते हैं तो 14 तारीख के बाद आप देखें, क्योंकि आपकी तारीख 20 रहेगी, है ना, नेक्स्ट ऑफ मंथ की मंथली यदि आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो 20 तारीख से पहले यानी 24 को आपको जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी। जीएसटीआर 2B को देखें, रिकंसाइल करें, और आपकी जो आईटीसी है इसमें जो बन रही है उतनी ही आईटीसी आपको क्लेम करनी है, इससे ज्यादा आईटीसी आपको क्लेम नहीं करनी है। हाँ, इतना जरूर है, 36(4) रूल ये कहता है कि जितनी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में सो रही है उतनी ही आईटीसी आप उस पीरियड की जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों जनवरी पीरियड की हम बात करते हैं और आप मंथली अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो जनवरी पीरियड में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही थी 1 लाख रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी की 70 हजार रुपए आपकी आईटीसी बन रही थी, किससे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर, या आपके पास जो परचेज इनवॉइस थे उसके आधार पर। लेकिन जब आप अपनी जीएसटीआर 2B देखने गए तो यहां पर आपकी आईजीएसटी के हेड में आईटीसी सो हो रही थी 80,000 रुपए, ठीक है ना। तो आप इसकी 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं, यदि आपके पास इनवॉइस हैं और सारे इनवॉइसेस आपके अपलोड नहीं किए आपके सप्लायर ने, तो आप चाहें तो 5% जितनी आईटीसी दिख रही है जीएसटीआर 2B में उससे 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर तो 1 लाख रुपए की आईजीएसटी की और सीजीएसटी और एसजीएसटी की 70 हजार रुपए की बन रही थी इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन जब जीएसटीआर 2B देखने गए तो आईजीएसटी की यहाँ पर 80,000 रुपए सो रही थी, तो इसका 5% और प्लस हम इसमें जीएसटीआर 3B में ले सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो 80,000 का 5% 4,000, यानी हम 84,000 रुपए आईजीएसटी के हेड में क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 70 हजार रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी सो रही थी, लेकिन 2B में हो रही है 50 हजार रुपए की, तो 50,000 रुपए का 5% और कर लेंगे तो हो जाएगा 2,500 रुपए, यानी 52,500 रुपए हम सीजीएसटी के हेड में क्लेम कर लेंगे और 52,500 रुपए हम एसजीएसटी के हेड में क्लेम कर सकते हैं। इससे ज्यादा यदि हम क्लेम करने जाएंगे तो जो आईटीसी क्लेम करने की टेबल होती है 4, वो रेड हो जाएगी। इसका मतलब कि आपने रूल 36(4) को वायोलेशन कर दिया, और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, आपके पास नोटिस भी आ सकता है, यानी आप परेशानी फंस सकते हैं। तो जीएसटीआर 2B आईटीसी स्टेटमेंट है, जब भी आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएं तो उस पीरियड की जीएसटीआर 2B को देखें, और जितनी आईटीसी जीएसटीआर 2B में सो रही है उतनी ही क्लेम करें। और यदि आपके पास और इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपके जीएसटीआर 2B में आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए, तो 5% जितनी आईटीसी सो रही जिस हेड में उसका 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं करना है। तो इस तरह से आपको जीएसटीआर 2B में
आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको कार्य करना है। इसके अलावा यदि आप क्वार्टरली जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं तब भी आपकी हर मंथ की जीएसटीआर 2 भी तो तैयार होगी, लेकिन जो क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे उनके लिए भी ये जरूरी है कि वे अपनी रिटर्न तो क्वार्टरली जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे, लेकिन उनको पेमेंट तो मंथली बेसिस पर ही फाइल करना है। तो उसमें भी उनको क्या है, सेल्फ असेसमेंट मेथड यदि उन्होंने अपना रखा है तो उनके लिए भी जरूरी है कि हर मंथ का उनको रिकंसाइल करना होगा। तो उनको भी हर मंथ में 14 तारीख के बाद जाकर देखना है अपनी जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 2 में जितनी आईटीसी शो हो रही है उसको रिकंसाइल करें, है ना। और जितनी आईटीसी शो हो रही है उससे अपनी लाइबिलिटी को सेटअप करने के बाद यदि फिर भी उनकी लाइबिलिटी बच जाती है तो उसको वो पे कर सकते हैं फिक्स वहां जाकर जीएसटी पोर्टल पर जाकर, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए दोनों के लिए ही जरूरी है, चाहे वो क्वार्टरली जीएसटीआर 3 फाइल करते हो या मंथली जीएसटीआर 3 फाइल करते हो, दोनों के लिए जीएसटीआर 2 भी देखना जरूरी है और उसी के आधार पर उनको अपनी आईटीसी क्लेम करना है या सेल्फ असेसमेंट पर उस आईटीसी को लेना है और उसी आधार पर अपनी आगे की जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करनी है या फिर मंथली पेमेंट करना है। क्वार्टरली रिटर्न जरूर फाइल करेंगे, मंथली पेमेंट करना है उसके लिए भी उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसकी जानकारी ले सकें। धन्यवाद।